प्रीति राठी केस 2013 का वह केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होगी, लेकिन जो सच्ची कहानी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर तब लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर यह घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस की सुनवाई के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी? इस केस में और क्या कुछ हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो यह तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की ही तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई। अब कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे इंस अश्विनी में बतौर लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। चूंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ थी। सीट पर जितने लोग थे वह तो थे, इसके अलावा काफी लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर गहमागहमी कुछ ज्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और केप पहना हुआ था। वह किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता था तो कभी वापस आकर सीट पर बैठ जाता था और वह अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी और वह कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़ भाड़ और गहमागहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से अब सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफी पीछे हो गई है, तो वह भी अपने कदम को तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वह उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू ही किए थे कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ है। प्रीति के कदम अचानक रुकते हैं और वह पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है।
प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लगते हैं और उन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वो सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक से हुआ क्या है। तभी डिब्बे से एसिड समीर के हाथों पर भी गिरता है। वह तुरंत डब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और वह तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो, पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ थे। वो लोग भी उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा क्योंकि इस केस में इन तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है और उसे पुलिस वापस घटनास्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। चूंकि प्रीति की हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए पहुंचती है, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका था, साथ ही उसके गर्दन और खाने की नली पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पर जरूर गहरे जख्म हुए थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था। अब प्रीति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो उसने हाथों से लिखने का इशारा किया। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। उसने लिखकर अपने गुनहगार को सजा दिलाने की मांग की। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस पर भारी दबाव था। घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा लिया था। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और प्रीति का पड़ोसी था। पुलिस ने शक के आधार पर 9 मई 2013 को पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उन्हें तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली गई। अंततः 1 जून 2013 को मल्टीर्गन फेल्योर की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली गई। प्रीति की मौत के बाद उसके घरवाले सीबीआई जांच की मांग करने लगे। बाद में जांच मुंबई क्राइम ब्रांच सीआईडी को दे दी गई। सीआईडी ने जब नए सिरे से जांच शुरू की, तो एक रिश्तेदार ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। पुलिस ने जब अंकुर पवार को पकड़ा, तो उसके हाथों पर एसिड के जलने के निशान मिले। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि प्रीति की कामयाबी और उसकी नौकरी से उसे जलन होती थी, इसलिए उसने उसे बर्बाद करने की साजिश रची। उसने एक बैटरी की दुकान से सैंपल के नाम पर एसिड हासिल किया था।
पहचान परेड के दौरान समीर शेख और अन्य गवाहों ने अंकुर को तुरंत पहचान लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंकुर बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराता था और विक्ट्री साइन दिखाता था। आखिरकार स्पेशल कोर्ट ने अंकुर पवार को दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जज ने टिप्पणी की थी कि प्रीति का चेहरा इतना भयावह हो चुका था कि अगर उसने खुद को देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। हालांकि 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंकुर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जिस दर्द से प्रीति और उसका परिवार गुजरा, उसके सामने कोई भी सजा कम ही लगती है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।